Hello everyone, welcome to EduChats. Today we are with set 3 of CTET 2022 CDP paper 1 and paper 2. We are discussing most probable MCQs for your exam of CTET. Those who have already appeared today's examination, they can also watch this out for next. And those who are preparing for the next CTET, this is a video for them as well as for the next coming examinations that is to be held tomorrow onwards. So it is beneficial for all of them. We have already discussed two sets of questions. You can watch it on our channel and you can go to the playlist as well. This class is prepared by me. And if you are new to this platform, subscribe the channel as well as join the Telegram link so that you can get every update regarding the class. चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉपर अरेंजमेंट, यानी आपका यहाँ पे जाम पियाजे का जो थ्योरी है उसके हिसाब से जो 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसको आपको सजा के लिखना है। तो इसमें आप देखिए सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? डेफिनेटली देखिए आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि पहले से ही पता चल गया था। सेंसरी मोटर पहले होता है जहाँ पे बच्चा सेंसिटिव होता है, यानी सेंस ऑर्गन से काम करता है, वो सिर्फ हाथ पैर हिलाता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है। प्री ऑपरेशनल में थिंकिंग डेवलप होता है, लेकिन इरिवर्सिबल थिंकिंग होता है, जहाँ पे वो मतलब ये नहीं सोच सकता है कि रिवर्स भी हो सकता है हर कोई चीज। कॉन्क्रीट में रिवर्सिबल थिंकिंग डेवलप हो जाएगा उसका, मतलब वो रिवर्स भी सोच सकता है, 1 to 10, 10 to 1 भी काउंट कर सकता है। देन फॉर्मल ऑपरेशनल में हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग बोला जाता है इसको, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, बड़े बड़े चीजों को समझ सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकता है। तो ये सब होता है आपका प्रॉपर ऑर्डर। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर सिरिल बर्ट, नाम तो सुना ही होगा। सर सिरिल बर्ट हैज प्रपोज्ड, इन्होंने कौन से टाइप का इंटेलिजेंस जो है या फिर कौन से फैक्टर का इंटेलिजेंस इन्होंने प्रपोज किया है? तो आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ये रहता है कि एल एल थर्स्टन जो है, एल एल थर्स्टन इसके फादर है, ठीक है। एल एल थर्स्टन फादर ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस, ग्रुप फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअल फाउंडर है सर सिरिल बर्ट। अगर ऑप्शन में एल एल थर्स्टन है, सर सिरिल बर्ट नहीं है, तो एल एल थर्स्टन होगा। अगर ऑप्शन में सर सिरिल बर्ट और एल एल थर्स्टन है, तो एल एल थर्स्टन की जगह सर सिरिल बर्ट आपका सही आंसर होगा। एल एल थर्स्टन इसलिए है क्योंकि सर सिरिल बर्ट ने सिर्फ इसको फाउंड किया था, लेकिन पॉपुलराइज किया था एल एल थर्स्टन ने, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, हम मानते हैं कि डेनियल गोलमैन ने दिया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसे पॉपुलराइज किया था, ठीक है। तो जो पॉपुलराइज करते हैं हम उनका नाम याद रखते हैं बेसिकली, लेकिन हमें फाउंडर का नाम भी याद रखना है, ठीक है। सर सिरिल बर्ट रिलेटेड टू ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में 3 प्रकार के चीजें होते हैं, और उसमें से एक पार्ट यहाँ पे लिखा है जो कि उसका एक पार्ट नहीं है। ट्राइआर्किक मतलब 3 फैक्टर थ्योरी, यानी कि 3D मॉडल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है। कॉन्टेक्चुअल मतलब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, वो सिचुएशन के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। और है कॉम्पोनेंशियल, जो जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस करेगा हर एक पार्ट को, ठीक है। और एक है एक्सपीरियंशियल, यानी कि ये है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोला जाता है। प्रैक्टिकल, जो सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, उन सारे प्रैक्टिकल चीजों को यहाँ पे इंटेलिजेंस अप्लाई करेगा, यानी प्रैक्टिकल चीजों को सॉल्व करने के लिए ये इंटेलिजेंस अप्लाई करेगा, ठीक है। नेचुरल इंटेलिजेंस इसका एक पार्ट नहीं है, ठीक है। एक किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये किसने लिखा था किताब? अगर किताब नहीं भी पता हो तो हिंट आपका ये है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर, डैनियल गोलमैन, एल एल थर्स्टन, स्पीयरमैन। डेफिनेटली हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है। पहले उन्होंने 7 प्रकार के इंटेलिजेंस दिया, फिर उसको अपडेट करके 8 कर दिया, अब वहां पे 9 प्रकार के हैं। 8वां क्या हुआ था? नेचुरल इंटेलिजेंस, ठीक है, नेचुरल इंटेलिजेंस, ठीक है।
और नौवा कौन सा हो गया आपका, एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, आपको ये सारे याद रखने हैं, टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में सारे के सारे याद रखने हैं। उसमें जो ऐड हुआ है नया, नेचुरल और एग्जिस्टेंशियल दोनों ऐड होके 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बने हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में। किताब भी उन्होंने लिखा था, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था? मैंने कल भी बताया था कि अल्फ्रेड बिने, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो ये है फादर, इनके साथ उनके दोस्त दोनों मिलके ये काम किए थे। तो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, बिने, बिने गार्डनर, बिने साइमन, बिने थॉर्नडाइक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बिने साइमन। ठीक है, अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, थियोडोर साइमन दोनों ने मिलके 1905 में फ्रांस में एक टेस्ट डेवलप किया बच्चों के इंटेलिजेंस को नापने के लिए। इसको इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In classical conditioning theory, before conditioning of the dog, the food refers to। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार कंडीशन से पहले जो कुत्ते को फूड दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस। इसका आंसर देखिए आप कैसे कर सकते हो, मतलब कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे कर सकते हो, ट्रिक से कर सकते हो। देखो, बिफोर कंडीशन, कंडीशन यानी कि मैंने बोला था ट्रेनिंग देना, सिखाना, किसी चीज को आपको ट्रेन करना, सिखा देना कि आपको ये करना है। जैसे बोलते हैं ना कि नकल करना, जैसे कोई एक्टर, उन्हें डायलॉग बोला जाता है, सिचुएशन समझा दिया जाता है, वो बार बार अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके हिसाब से वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिफोर कंडीशनिंग, डॉग को कंडीशनिंग किए बिना, ट्रेनिंग दिए बिना जब खाना दिया जाता है, तो यहाँ पे कंडीशन, बिफोर कंडीशन है मतलब कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है मतलब देखिए यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, न्यूट्रल तो वैसे भी रहता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली अनकंडीशन, क्योंकि कंडीशन ही तो नहीं है ना बिफोर कंडीशनिंग। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है जब खाना दिया जाता है उन्हें बिना कंडीशन के। ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी इन क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है और थ्योरी इज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल्स। थ्योरी क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो उसमें से एक प्रिंसिपल है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब ये होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली, रिकवरी मतलब जो चीज आपको पता है देखते ही पता चल जाए। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, उसमें से सारे दोस्तों का नाम तो आपको याद नहीं, लेकिन चेहरा थोड़ा बहुत मालूम है। जब आप मतलब बड़े हो जाते हो, 10 साल 15 साल बाद, जब आप अपने दोस्त को देखते हो, सडनली दिमाग में उसका नाम नहीं आता है, लेकिन बात करते करते सडनली दिमाग में आ जाता है कि अरे तू तो राहुल है, राहुल है ना तू। तो ऐसे करके जो पहचान लेते हैं स्पॉन्टेनियसली, मतलब आप सीखे हो सारा चीज, ऐसा नहीं है कि भूले नहीं हो। एक कहावत है कि मतलब शेर चाहे जितना भी मतलब उम्र हो क्यों ना जाए, लेकिन वो कभी शिकार करना नहीं भूलता है। वैसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, वो कभी शिकार करना नहीं भूलता है। सडनली उसको अगर कोई शिकार दिखाई देता है तो अपने से अंदर से आ जाता है वो शिकार करने का, हिम्मत आ जाता है और वो शिकार कर लेता है। इसका मतलब आप कुछ चीजों को बहुत दिन तक नहीं याद किए हो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ है नहीं। जैसे आप लोग सीटेट एग्जाम आया तब आपने पढ़ाई जोरदार से किया, पहले नहीं करते थे, इसका मतलब नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ है नहीं। तो कभी कभी इंफॉर्मेशन सडनली रिट्रीव हो जाता है, फिर से याद आ जाता है, अरे हाँ मुझे याद आ गया, वो होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिकवरी ऑफ लर्नड आइडियाज फ्रॉम ए सिमिलर स्टिमुलस, storage of learned ideas in memory, recovery of responses made earlier from a different stimulus, recovering the same stimulus। इसका आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये आपको पता है, ऑलरेडी आपके दिमाग में स्टोर्ड है, बस आप इसको यूज नहीं कर रहे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप शिकार करना भूल गए हो। तो यानी सिमिलर स्टिमुलस, अगर अगर आपको सिमिलर सिचुएशन कोई दिखाई दे, तो वो आपका जो लर्नड आइडिया है, जो आपने आइडिया ऑलरेडी सीखा है, वो रिकवर हो जाता है सडनली। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि शेर होता है, तो उसको शिकार दिखते ही उसमें वो जो सीखा हुआ शिकार कैसे करते हैं वो सडनली उसके दिमाग में फिर से रिट्रीव कर जाता है, रिकवर कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी
किसने दिया था? सामाजिक शिक्षण, लेव वाइगोट्स्की, डेनियल गोलमैन, एल्बर्ट बंदूरा, जॉन पियाजे। तो किसने दिया था ये? एल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एल्बर्ट बंदूरा, याद रखेंगे। सोशल लर्निंग और जो लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता होगा, नोम चॉम्स्की, एल्बर्ट बंदूरा, इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारा काम किया। देन जेडपीडी स्टैंड्स फॉर, कल मैंने पढ़ाया था वाइगोट्स्की की थ्योरी में कि एमकेओ, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग तो मैंने बता दिया है। एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। जेडपीडी का मतलब क्या होता है? जीरो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट, जोन फॉर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, अगर आप चारों को पढ़ भी लोगे ना तो मतलब मुंह से निकल ही जाएगा कौन सा सही है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या है, मैंने बताया था। स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है। यानी ये अगर मान लेते हैं ये एक रोड है, मैप है, या फिर लाइफ का गोल है। स्टूडेंट यहाँ जाना चाहता है लेकिन उसका कैपेसिटी यानी एबिलिटी यहाँ तक है। ये जो रास्ता, जो बीच का रास्ता है जहाँ पे वो जा नहीं सकता, वो जाने के लिए उसे किसी मेंटर या फिर एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी टीचर की जरूरत होगी। तो टीचर इसको मदद करेगा ये रास्ता तय करने के लिए। तो ये जो एरिया है, जहां तक स्टूडेंट का ये एरिया है यहाँ तक, और ये है जो गोल वो चाहता है। बीच का जो रास्ता, ये फैसला मतलब फासला जो है, ये जो दूरी है जो अचीव करना चाहता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यहाँ तक ले जाएगा कौन? एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। और जिस प्रोसेस से यानी जो मदद करता है टीचर या फिर जो एमकेओ, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज द एक्ट ऑफ असिस्टिंग। ठीक है, मदद करना होता है स्कैफोल्डिंग। आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण में सबसे छोटा एजेंसी कौन सा है? फैमिली, पीयर्स, स्कूल, मास मीडिया। कौन सा है ये आप ही को पता है। सबसे छोटा और सबसे पहला फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट एजेंसी है फैमिली। सब कुछ फैमिली से स्टार्ट होता है। फैमिली अगर आपको सिविलाइज्ड बनाता है तो आप सिविलाइज्ड बनते हो, अगर आप पे ध्यान नहीं देता है तो अनसिविलाइज्ड बन जाते हो। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस राइट नाउ एंड वी आर हैविंग मोर क्वेश्चंस। ठीक है, और ऐसे ही सेट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर कौन सा सेट चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, रिसर्च का, साइकोलॉजी का, इंक्लूसिव का, वो आप हमें बता सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो लोग सीटेट प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर लर्निंग। इसमें से कौन सा एक कंडीशन नहीं है शिक्षण के लिए, एक मतलब कंडीशन नहीं है कुछ भी सीखने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि सीखने के लिए ये चीजें चाहिए, पढ़ने के लिए ये चीजें चाहिए। इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो नहीं चाहिए लर्निंग के लिए? पहला है इमोशन, कंटिग्विटी, प्रैक्टिस, रिइंफोर्समेंट। इमोशन यानी भावना, कंटिग्विटी यानी कि जो हम कंटिन्यूअसली करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस यानी जो हम प्रैक्टिस करते हैं। रिइंफोर्समेंट मतलब कोई रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं चाहिए होगा? तो डिस्क्रिमिनेट कर ही पा रहे हो आप कि इसमें इमोशन नहीं चाहिए। ठीक है, इमोशन, लर्निंग के साथ इमोशन का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो सर इमोशनल इम्बैलेंस होगा तो पढ़ाई नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, कंडीशन नहीं है, वो तो एक बैरियर हो गया, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा? कंटिन्यूटी। कुछ भी सीखने के लिए आपका कंटिन्यूअसली आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस चाहिए, रीइंफोर्समेंट भी चाहिए, या तो रिवॉर्ड या तो पनिशमेंट चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एडीएचडी स्टैंड्स फॉर, इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारे डिसेबिलिटीज होते हैं, उसमें से एक डिसेबिलिटी आपका एडीएचडी होता है। जिन लोगों में एडीएचडी होता है वो अलग होते हैं सबसे, वो मिलजुल नहीं पाते हैं सबसे। तो एडीएचडी का मतलब क्या होता है? एडवांस डिजीज ऑफ हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ये शायद ये दोनों सेम ही हो गया है। खैर, आंसर क्या होगा ये बताइए आप। आंसर इज सी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है, यानी वो पैनिक हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट, एनईपी 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनईपी 2020 कौन सा स्कूल सिस्टम को उसने मतलब सजेस्ट किया है, और 10+2+3 सिस्टम को रिवैम्प किया है, इसको हटा के कौन सा सिस्टम लाएगा?
5+5+3+3 सिस्टम, 5+2+3+5 सिस्टम, 5+3+5+2 सिस्टम, 5+3+3+4 सिस्टम। बहुत बार आपने ये सुना भी होगा, पढ़ भी लिया होगा, 5+3+3+4 सिस्टम। अब ये 5 इयर्स को बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। 3 को बोला जा रहा है प्रिपरेटरी स्टेज, याद रखेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज। और एक 3 जो है इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज, 4 को बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस यानी बौद्धिक होता है, जो बुद्धि के साथ करते हैं, मानसिक होता है, वो कॉम्पिटेंस नहीं है, यानी जो दिमाग से नहीं किया जा सकता है, जो दिमाग का काम नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कुछ चीजों को समझना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिमाग चाहिए। कम्युनिकेशन करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ बताने के लिए होता है। लेकिन ओबीडियंस, ओबीडियंस यानी कि जो हम किसी को मानते हैं, क्या वो भी एक कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है? नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ओबीडियंस। ओबीडियंस यानी कि जो हम मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। हाइपोथेटिकल यानी कि जो चीजें है नहीं उसको समझना। हाइपोथेटिक मतलब कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता। तो इस प्रकार का हाइपोथेटिकल थिंकिंग कब डेवलप होता है? प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये लास्ट स्टेज में आता है। लास्ट स्टेज होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में मैंने बताया था ये हाईएस्ट स्टेज है, और यहाँ पे आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन है, मोटिवेशन इज अ नेसेसरी फैक्टर इन लर्निंग, बट इन इटसेल्फ इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लर्निंग टू ऑकर। मोटिवेशन जरूरी है कुछ सीखने के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है लर्निंग करने के लिए। यानी कुछ सीखने के लिए हमें मोटिवेशन यानी प्रेरणा की जरूरत है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कुछ भी सीखने के लिए। रीजन क्या है? परफॉर्मेंस ऑन ए टास्क डिपेंड्स ऑन वंस एबिलिटी एंड मोटिवेशन। कोई भी चीज सीखने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, उसके साथ साथ आपका एबिलिटी, आपकी ताकत, ठीक है, वो भी जरूरी है। अगर आप में वो काबिलियत नहीं है, ताकत नहीं है, तो सिर्फ मोटिवेशन होने से कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन मैं बहुत ही दुबला पतला हूँ और मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है भागने के लिए, तो क्या मैं एक आर्मी ऑफिसर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए हुनर चाहिए, एबिलिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, आप में वो क्वालिटी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब मोटिवेशन के साथ ही साथ एबिलिटी भी चाहिए। इसमें से कौन सा सही होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर? देखिएगा, डेफिनेटली ए इज राइट आंसर, क्योंकि दोनों सही है और रीजन भी सही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच इज द हाइएस्ट लेवल इन द हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग। यानी कि जो हायरार्की यानी कि जो होता है आपका स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हायरार्की यानी किसी भी सोपान हम बोलते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा? मतलब सिंपल चीजें, जब हम कुछ चीजें याद रखते हैं यानी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल सीखते हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट में कौन सा आ जाएगा? डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि हम जैसे मैथ सीखते हैं, पहले 1 2 3 4 सीखते हैं, न्यूमरेसी सीखते हैं, फिर हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब सीखते हैं। देन टेबल याद करते हैं। टेबल के बाद हमें बहुत सारे सिखाया जाता है कि कैसे स्क्वायर, क्यूब्स ऐसे निकाला जाता है। फिर हम पढ़ते हैं बहुत सारे थ्योरम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे सीखते हैं। देन हम फाइनली इसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। यानी पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देन हम प्रिंसिपल सीखते हैं, देन हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट करते हैं, देन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज पॉजेस्ड बाय विराट कोहली। विराट कोहली के पास किस प्रकार का इंटेलिजेंस देखा जाता है जिसके लिए वो फेमस है? लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, मॉडल, कैनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक। कौन सा हो जाएगा? लॉजिकल मैथमेटिकल, वो जो होते हैं लॉजिक्स, मैथ, नंबर, ये सब निकालते हैं। स्पेटियल इंटेलिजेंस जो बेसिकली स्पेस
में आई मीन जो रॉकेट पढ़ते हैं, रॉकेट साइंस पढ़ते हैं, या तो फिर जो लोग मतलब नेवी में जो मतलब शिप चलाते हैं, ठीक है, सेलर होते हैं, या फिर आपके जो एरोप्लेन चलाते हैं, ठीक है, यानी पायलट वगैरह, इन सभी को चाहिए होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि आगे इतना रास्ता है तो यहाँ से कितना राइट टर्न लिया जाए, मतलब वो होता है, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस। देन होता है बॉडी काइनेस्थेटिक, जो अपने बॉडी से एथलेटिक काम करते हैं, नेचुरलिस्टिक जो नेचर से प्यार करते हैं। तो इसमें विराट कोहली कौन से में आ जाएंगे? डेफिनेटली क्रिकेटर है, एथलीट है, तो उनका बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। देन द चाइल्ड लर्न्स टू ओपन अ लॉक थ्रू अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट। एक बच्चा बार बार एक ताला को खोलने के बाद वो ताला अपने आप खुल जाता है, मतलब गलती से खुल जाता है, खुलते खुलते खुल जाता है। दिस इज ड्यू टू लर्निंग बाय। इस लर्निंग को क्या कहलाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग। देखिए आंसर क्या हो जाएगा उसका? सीधा सा आंसर है ट्रायल एंड एरर। मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा, और सडनली एक टाइम में ट्राई ट्राई एरर, ट्राई करता रहा, एरर होता रहा, एरर होता रहा, बार बार एरर हुआ, फाइनली करेक्टली वो खुल गया, ठीक है, फाइनली वो करेक्ट हो गया। तो इसमें क्या हो गया? ट्रायल एंड एरर। किसने दिया था? ईएल थर्नडाइक, एडवर्ड ली थर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस? आईसीडीएस एक प्रोग्राम है, यानी एक स्कीम है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, सर्विस और सर्विसेज दोनों में भी अंतर है, वो देख लीजिएगा। आंसर है आपका आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसमें बच्चे को जो ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये तो बाद में आया, पहले आईसीडीएस आ गया था। आईसीडीएस के जरिए इसको बच्चों को जो अर्ली नीड होता है वो दिया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें केयर, उन्हें न्यूट्रिशन, जो नर्सिंग मदर्स होते हैं उनके न्यूट्रिशन हेल्थ के बारे में ख्याल रखा जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भी हमें बता दे सकते हैं। देखते हैं quote, life is fair because either it gives you happiness or teaches a lesson to grow। जिंदगी सही है क्योंकि वो कभी कभी आपको हैप्पीनेस भी देती है, खुशी देती है, या तो आपको एक लेसन सिखाता है कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। दैट इज बाय मी, सैम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन if this class seems helpful to you। Thank you again।